सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशन आई नर्सिंग क्लासेस। तो आज एक शॉर्ट लर्निंग सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है एबनॉर्मलिटीज ऑफ परपुरियम पीरियड। अपन ने अभी तक एक टॉपिक पढ़ा था परपुरियम पीरियड। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले कि उसकी क्या क्या उस दौरान एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। काफी सारी एबनॉर्मलिटीज हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्यूपेरियम पायरेक्सिया। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये एबनॉर्मलिटीज है क्या, किस दौरान की बात करी जा रही है या किस टाइम पीरियड की बात करी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्यूपेरियम आर कॉम्प्लिकेशंस अकरिंग ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड। या तो आप परपुरियम पीरियड बोल रहे हैं, पोस्टपार्टम पीरियड को अपन क्या बोल रहे हैं, परपुरियम पीरियड। क्या टाइम ड्यूरेशन है, उस दौरान क्या हो रहा है, उस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान। कब? विद इन 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 6 वीक के आफ्टर में, जब डिलीवरी हो जाए उसके 6 वीक के अंदर अंदर में क्या होने लग जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट होने लग जाए, कोई प्रॉब्लम जनरेट होने लग जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मलिटीज ऑफ परपुरियम पीरियड दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल मैटरनल रिकवरी। जो किसमें इंटरफेयर करे, नॉर्मल मैटरनल रिकवरी में क्या करने लग जाए, इंटरफेयर करने लग जाए। जैसे इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होना है, यूट्रस का वापस अपनी जगह पे जाना है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज के कारण वो दिक्कत क्रिएट हो रही है, और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिसके कारण क्या दिक्कत हो रही है, मदर अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही है आफ्टर द लेबर प्रोसेस, आफ्टर द डिलीवरी प्रोसेस, या आफ्टर अ प्रेगनेंसी स्टेज के बाद में। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटीज का मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस कब जनरेट हो रही है, परपुरियम पीरियड के दौरान जनरेट हो रही है। कब? डिलीवरी के 6 वीक के अंदर अंदर में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपन की पहली डिजीज कंडीशन है परपुरियम पीरियड के अंदर, अगर एबनॉर्मलिटीज अपन पढ़ने जा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन है पुरपेरियम पायरेक्सिया। पायरेक्सिया शब्द अपन जानते हैं कि पायरेक्सिया शब्द है क्या, वो है फीवर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, राइज इन मैटरनल टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना इस पॉइंट को, या तो 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर क्या हो रहा है, मदर का टेम्परेचर राइज हो रहा है ऑन एनी 2 ओकेजन विद इन द फर्स्ट 10 डेज पोस्टपार्टम एक्सक्लूडिंग 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। क्या बोला है कि लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद 24 आवर के बाद में, क्या बोला, डिलीवरी हो गई उसके भी 24 आवर के बाद में अगर लगातार 2 ओकेजन में क्या आ रहा है, टेम्परेचर राइज आ रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ रहा है या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आ रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, पुरपेरियम पायरेक्सिया। क्या कहेंगे उस कंडीशन को, परपेरियम पायरेक्सिया कहेंगे। क्या बोला है यहां पे, वापस से एक बात देख लेते हैं। मैटरनल टेम्परेचर के अंदर राइज हो जाना, कितने से ज्यादा राइज हो जाना, 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाना या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाना, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में एक और शर्त है। क्या शर्त है, कम से कम 2 ओकेजन, मतलब 2 बार अगर अपन टेस्ट कर रहे हैं तब वो क्या हो रहा है, हाई आ रहा है, तब उसे अपन बोलते हैं पुरपेरियम पायरेक्सिया। और विद इन 10 डेज में होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर क्या दिक्कत है कि भाई ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन के कारण, लेबर का स्ट्रेस, डिलीवरी का स्ट्रेस, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, इस कारण से क्या होता है, मदर का थोड़ा सा टेम्परेचर वैसे भी एलिवेटेड आता है फर्स्ट 24 आवर में। लेकिन अगर उसके बाद अगर अपन चेक कर रहे हैं और बिटवीन द 2 ओकेजन, मतलब 2 ओकेजन में लगातार बढ़ा बढ़ा आ रहा है अगर टेम्परेचर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पुरपेरियल पायरेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्टपार्टम डेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जैसे सेकंड टू थर्ड डे, फर्स्ट 24 आवर डे का मैंने आपको बोल दिया कि पहले दिन में या पहले दिन तक में क्या होगा, भाई पहले दिन में स्ट्रेस के कारण, थोड़ा डिप्रेशन के कारण, मदर को स्ट्रेस रहता है लेबर का, डिलीवरी का, इस कारण से हो सकता है टेम्परेचर हाई हो। लेकिन इसी जगह मैं बात करूं सेकंड या थर्ड डे की, तो मदर को क्या हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, एंडोमेट्रियम में इंफेक्शन का या इन्फ्लामेशन के चांसेस हो सकते हैं, उस कारण से टेम्परेचर क्या हो सकता है, राइज हो सकता है।
अगर मैं थर्ड डे की बात करूं तो ब्रेस्ट एंगोरमेंट के कारण क्या हो सकता है, हैवीनेस, टेंडरनेस, इसके कारण क्या हो सकता है, टेम्परेचर राइज हो सकता है। इसी कंडीशन के साथ में अगर अपन दूसरी कंडीशन देखें, और कौन से कॉजेस हैं, फोर्थ डे पे मेस्टाइटिस के कारण या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, टेम्परेचर राइज हो सकता है, पुरपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है। सेवेंथ डे की अगर बात करें कि सेवेंथ डे पे क्या कंडीशन हो सकती है, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, क्योंकि मदर के शुरुआत के वीक में क्या होता है, फिब्रिनोजन की मात्रा बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, उस कारण से मदर को थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपन प्रेगनेंसी के जस्ट बाद में अपन मदर को बोलते हैं जल्दी से जल्दी क्या करना है, एम्बुलेशन स्टार्ट करना, मोबिलिटी बढ़ाओ, चलना फिरना, थोड़ा मूवमेंट करना रखो। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोफेलेबाइटिस से या थ्रोम्बोसिस के कंडीशन से आपको क्या करना है, बचना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। नेक्स्ट अदर कॉजेस की अगर बात करें तो अदर कॉजेस में क्या हो सकता है, पुरपेरियल सेप्सिस कंडीशन के कारण हो सकता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा फ्रेगमेंट, प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा अंदर रह गया है, उस कारण से क्या हो सकता है, फीवर जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट सिजेरियन सेक्शन वुंड इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, या पेल्विक सेलुलाइटिस कंडीशन हो जाए, जिस कारण से क्या हो सकता है, पुरपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है। अपन ने कॉजेस देखे काफी सारे, ठीक है, जिसमें मेन कॉजेस भी देखे, अपन ने ये देखा कि भाई क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या। अब देखना चाह रहे अपन का, अब क्या देखने की बारी है, रिस्क फैक्टर देखने की बारी है। रिस्क फैक्टर मतलब किन चीजों की वजह से पुरपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है, रिस्क फैक्टर है ये। ठीक है, कॉजेस अपन देख चुके हैं। एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, एंटीपार्टम मतलब ड्यूरिंग द पार्टम पीरियड क्या रिस्क फैक्टर जनरेट हो सकते हैं, भाई एनीमिया कंडीशन के कारण पुरपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस के कारण हो सकता है, HIV इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, PROM या फिर प्री टर्म लेबर के कारण भी क्या हो सकता है, पायरेक्सिया कंडीशन हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर मदर को माल न्यूट्रिशन कंडीशन हो, बाय डेफिशिएंसी हो काफी चीजों की, तो उसके कारण क्या हो सकता है, मदर को पायरेक्सिया कंडीशन जनरेट हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर में क्या क्या हो सकता है कि भाई बार बार PV एग्जामिनेशन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने के कारण भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर राइज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर, अगर लेबर लंबे समय तक चला तो जब अपन लेबर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी जब एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे तब उसके अंदर काफी सारी एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, ठीक है, कौन सा लेबर, भाई प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, सिजेरियन सेक्शन हो गया कि भाई सिजेरियन सेक्शन के कारण हो सकता है, ट्रॉमेटिक वेजाइनल डिलीवरी के कारण, भाई मतलब वेजाइनल डिलीवरी के मारे जो ट्रॉमा क्रिएट होगा है उसके कारण हो सकता है कि भाई टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कोई ऐसा पार्ट, जैसे अपन बात करते हैं कि भाई प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा रह गया, इसी तरीके से जो भी वाइबल प्रोडक्ट है उसका कुछ हिस्सा रह जाए, उसके कारण भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज अपन यहाँ पे अब देखेंगे। अपन ने देख लिए कॉजेज, देख लिए पुरपेरियल पायरेक्सिया क्या होता है ये अपन देख चुके, ये भाई 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.4 फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर राइज होता है कोई भी दो ओकेजन में, अगर अपन ये देखते हैं दो ओकेजन में अपन को ये चीज मिलती है विद इन द 10 डेज और आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी, तब अपन उसे क्या बोलेंगे, पुरपेरियम पायरेक्सिया। पायरेक्सिया किसके कारण से हो सकता है वो अपन ने देख लिया, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो भी अपन ने देख लिए। अब अपन की देखने की बारी है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे, किन किन साइन एंड सिम्टम को अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम क्या है, पायरेक्सिया बोल रहे हैं तो क्या हो गया, फीवर, कितने से ज्यादा, 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या फिर 38 डिग्री सेल्सियस पे अपन क्या बोल देंगे उसको, पुरपेरियम पायरेक्सिया विद 2 ओकेजन, 2 ओकेजन होने चाहिए, आफ्टर 24 आवर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, विद इन 10 डेज के अंदर अपन काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चिल्स एंड राइगर, मतलब फीवर विद चिल्स होता है ना, ठंड लगने के साथ साथ में बुखार आना, उस चीज को अपन बोलते हैं फीवर विद चिल्स। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट मेलिस कंडीशन हो जाए, लो एब्डोमिनल पेन होगा, यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्रस हार्ड सा लगेगा। ठीक है, फाउल स्मेलिंग लोकिया, लोकिया जो अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन जब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अपना आएगा, अगले से अगला टॉपिक अपना आएगा, नया टॉपिक लेंगे इसको लोकिया को, कि लोकिया है क्या, लोकिया के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, लोकिया के डिसऑर्डर्स क्या हैं, कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लोकिया कंडीशन के अंदर। लोकिया क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद में जो बाद में रेगुलर वे पे
जो डिस्चार्ज निकलता है जिसमें एंडोमेट्रियम वगैरह सब कुछ निकलता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, या उस फ्लूइड को या उस कंटेंट को अपन बोलते हैं लोकिया। ठीक है। नेक्स्ट टैकीकार्डिया कंडीशन होगी, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, मतलब कि पेन इन मिक्चुरेशन, एक तरीके से जलन जैसा महसूस होना यूरिन पास आउट के अंदर। ठीक है। ब्रेस्ट पेन या फिर स्वेलिंग जनरेट हो जाएगी। ये अपन को साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके साथ में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है इस दौरान में, तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। क्या कराएंगे अपन? पहले कराएंगे सीबीसी। सीबीसी में अपन को काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई एचबी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, कि कौन सी कंडीशन, मतलब कि अभी आरबीसी कितनी है, कितना अमाउंट बाकी है, डब्ल्यूबीसी कितना है, ये सब चीज। ईएसआर चेक करेंगे, सीआरपी चेक कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, यूरिन रूटीन एंड कल्चर, क्योंकि अपन ने देखा था ना बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा था, तो इसलिए अपन यूरिन रूटीन या फिर उसको कल्चर भी करा सकते हैं। कल्चर ऑफ लोकिया, जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसका अपन कल्चर करा लें। अल्ट्रासाउंड फॉर रिटेन्ड प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट अगर अंदर रह गया है, या कंसेप्शन का रह गया है, या प्लेसेंटा का रह गया है, तो उसको मालूम करने के लिए अपन क्या करा सकते हैं? यूएसजी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और नेक्स्ट हाई वजाइनल स्वैब, वजाइनल स्वैब अपन लेके उसका टेस्ट करा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीज है, इन्फेक्शन है तो किस वजह से है, किस वजह के कारण इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। ये हो गया अपना इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के साथ में सबसे मेन चीज अपन को पढ़नी है कि भाई अपन ने इन्वेस्टिगेट तो कर लिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। चलो इन्वेस्टिगेशन में अपन को टेम्परेचर हाई मिल गया, कोई वजह मिल गई, तो अब अपन को उस चीज का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मैनेजमेंट करने से पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके मिशन हाई नर्सिंग ऐप को डाउनलोड करना है, और बेहतरीन से बेहतरीन टीचर वहां पे आपको हर कंपटीशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड आपको तैयारी कराते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराते हैं। तो जल्दी से जाओ, उसे डाउनलोड करो और अपना जल्दी से बेस्ट सेलेक्ट करो। ठीक है। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, सॉरी शेयर करो, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो चाहे आप कंपटीशन लेवल पे जाओ, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेवल पे जाओ, ये टॉपिक्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं, सॉरी स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या है? अब मैनेजमेंट अगर अपन को पढ़ना है तो सबसे मेन चीज होती है नर्सिंग मैनेजमेंट। लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट अपन नर्सेस के लिए, लेकिन उससे पहले आप ये भी तो ध्यान रखोगे कि भाई मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, इस बीमारी को या इस डिजीज कंडीशन को अपन को क्या करना है? बचाना है पेशेंट से, मतलब पेशेंट को अपन को बचाना है। सबसे पहली बात कि मेडिकल मैनेजमेंट है क्या, क्या क्या चीज है, कौन कौन सी मेडिसिन आप प्रोवाइड करोगे। सिंपल बात, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रही है तो आप एंटीबायोटिक टैबलेट देते रहोगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक फिक्स है, ध्यान रखना। पहले सबसे पहले तो आप क्या प्रोवाइड करोगे उसको? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या दोगे आप? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करोगे, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फीवर आ रहा है, तो अपन ये देंगे। साथ ही साथ में क्लिंडामाइसिन एंड जेंटामाइसिन, ये दो टैबलेट्स हैं। कौन सी? क्लिंडामाइसिन एंड जेंटामाइसिन। इसी के साथ साथ अगर एंटेरोकोकल इन्फेक्शन हो तो आप किसको ऐड कर दोगे? एम्फिसिलिन को ऐड कर दोगे। मान लो आपने टेस्ट कराया और इन्फेक्शन निकला, किसकी वजह से? एंटेरोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, एंटेरोकोकल बैक्टीरिया की वजह से, तो आप उसमें क्या ऐड कर दोगे? एम्फिसिलिन टैबलेट ऐड कर दोगे। अभी तक क्या दे रहे थे आप? क्लिंडामाइसिन दे रहे थे और साथ में जेंटामाइसिन दे रहे थे। अब इनके साथ आप क्या मिक्स कर दोगे? एम्फिसिलिन मिक्स कर दोगे। ठीक है। इसी के साथ साथ आप क्या दोगे? एंटीपायरेटिक्स टैबलेट्स दोगे, आईवी फ्लूइड्स चढ़ाओगे। ये किसमें आ जाएगा? अपना मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे भाई? नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर टेम्परेचर एंड पल्स। भाई टेम्परेचर और पल्स, क्योंकि टैकीकार्डिया हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेगुलर बेस पे आप क्या करोगे? इसको मॉनिटर करोगे। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन मेंटेन करोगे, जिससे कोई इंफेक्शन होने के चांसेस ना हो। ऑब्जर्व लोकिया, लोकिया को ऑब्जर्व करोगे, कलर क्या है, स्मेल क्या है, डिस्चार्ज कितना है, ये सब चीजें। मेंटेन पेरिनियल हाइजीन। ठीक है। पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करनी है। एनकरेज फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। साथ ही साथ में जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है उनको ऑन द टाइम आपको क्या करना है? पेशेंट को डिलीवर करना है। नेक्स्ट एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, अर्ली मूवमेंट चालू कराना है, क्योंकि थ्रोम्बोसिस के, एम्बोलिज्म के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं मदर के अंदर। ठीक है। तो आप क्या कराओगे कि एम्बुलेशन कराओगे, कि वॉइडिंग खुद करने जाओ, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा मूवमेंट करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा हाथ पैरों को हिलाना डुलाना कर लो, ये चीजें आप करवाओगे। ठीक है। इस नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद अपन को देखना है क्या? कॉम्प्लिकेशन।
भाई प्यूपेरल पायरेक्सिया अपन ने देख लिया कि भाई प्यूपेरल पायरेक्सिया है क्या। पायरेक्सिया मतलब फीवर बढ़ना है, फीवर में टेबलेट कौन देनी है, क्लिंडामाइसिन देनी है, जेंटामाइसिन देनी है, अगर एंटेरोकोकल हो तो एम्फिसिलिन भी दे दो, एंटीपायरेटिक्स टैबलेट्स दे दो, आईवी फ्लूइड्स दे दो। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, डाइट अच्छी दो, हाइजीन मेंटेन रखो, एम्बुलेशन कराओ क्योंकि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोफिलाइटिस से आपको प्रिवेंट करना है, सेलुलाइटिस से आपको बचाना है, एम्बोलिज्म से बचाना है। तो ये सब आप क्या कर दोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट कर दोगे। अगर ये कंडीशन बढ़ती है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, ये अब अपन देखते हैं। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देखो एक आखिरी कॉम्प्लिकेशन तो फिक्स है, अगर नहीं आप इसको प्रिवेंट कर पाए, नहीं ज्यादा इंफेक्शन, जैसे कभी कभार क्या होता है कि घर पे केयर करने लग जाते हैं तो घर पे इन चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, काम करवाने लग गए, कुछ कराने लग गए, या फिर कोई सा भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उस दौरान वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, सीवियर टेम्परेचर आके क्या हो जाता है, डेथ कंडीशन आ जाती है। लेकिन उससे पहले काफी सारे हैं, जैसे प्रोपेरियल सेप्सिस कंडीशन हो सकती है, जिसको अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ में सेप्टिसीमिया, इंफेक्शन के चांसेस, सेप्टिक शॉक कंडीशन आ जाए, पेल्विक एब्सेस कंडीशन हो जाए, पेरिटोनाइटिस हो जाए, पेरिटोनियम लेयर के अंदर इंफेक्शन हो जाए, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मान लो यूट्राइन फिब्रॉइड हो जाए, या फिर और भी कोई ऐसी सारी कंडीशन हो जाए जिसके कारण इनफर्टिलिटी जनरेट हो जाए, और लास्ट तो है क्या, डेथ। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो इंसान तारा बना, ठीक है। मदर की प्रेगनेंसी के बाद काफी सारे चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारे चेंजेस हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी काफी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर प्रेगनेंसी भी है। भाई पहले बढ़ा चीजों का, अब वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में जाएगा, उस चीज को अपन बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज के साथ नेक्स्ट अपना कौन सा एबनॉर्मलिटी है, पुरपेरियल सेप्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना एबनॉर्मलिटीज कौन सी आ गई पुरपेरियल पीरियड की, पुरपेरियल सेप्सिस। देखो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, पुरपेरियम सेप्सिस क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या देख रहे हैं, पुरपेरियम सेप्सिस। सेप्सिस क्या है, पुरपेरियम सेप्सिस किसे बोलेंगे, क्या डेफिनेशन है, इंफेक्शन ऑफ जेनाइटल एरिया, सेप्सिस मतलब इंफेक्शन, तो इंफेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट अकरिंग एनी टाइम बिटवीन ऑनसेट ऑफ लेबर एंड 42 डेज। देखो पोस्टपार्टम पीरियड में क्या बोला है, लेबर के ऑनसेट होने से, मतलब लेबर के स्टार्ट होने से लेकर 42 डेज ऑफ पोस्टपार्टम तक अगर क्या हो रहा है, इंफेक्शन हो रहा है जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, पुरपेरियम सेप्सिस। इंफेक्शन ऑफ ड्यूरिंग पुरपेरियम पीरियड, इंफेक्शन ड्यूरिंग पुरपेरियम पीरियड मतलब कि भाई जेनाइटल ट्रैक्ट का क्या हो रहा है, इंफेक्शन हो रहा है। कब हो रहा है, जब ऑनसेट ऑफ लेबर है, मतलब लेबर के स्टार्ट से लेकर उसके 42 डेज तक ऑफ पोस्टपार्टम। समझे बात को, भाई पोस्टपार्टम के 42 डेज तक लेबर के स्टार्ट होने से इन दोनों के बीच में अगर जेनाइटल एरिया का इंफेक्शन हो रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे, पुरपेरियम सेप्सिस बोलोगे। भाई मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है, मतलब अगर इंफेक्शन होने की, अगर मान लो इंफेक्शन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी आएगी इंफेक्शन होने की, तो ये देखना, देखो जहां पे एंडोमेट्रियम है, जहां पे प्लेसेंटा टिका हुआ रहता है ना, जिस जगह पे ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, वो जगह बहुत जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती है, बहुत जल्दी हील नहीं हो पाती है, तो उस जगह पे प्लेसेंटल साइट पे इंफेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये जो कंडीशन है, ये देखो मैं यहां पर ये यूट्रस बना रहा हूं, ये वेजाइनल पार्ट हो गया, ये जो साइट है ना, जैसे ये मान के चलो ये एंडोमेट्रियम है। अब एंडोमेट्रियम पे ये जो इकलौता हिस्सा है, ये जो इकलौता हिस्सा है ये क्या है, ये बचा हुआ है, क्योंकि यहां से क्या निकला है, प्लेसेंटा को निकाला गया है, और प्लेसेंटा की जो साइट है वहां पर इंफेक्शन क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। ये मान लीजिए ये पूरी एंडोमेट्रियम है और यहां पर एक प्लेसेंटा लगा हुआ था, इस प्लेसेंटा को यहां से निकाल लिया, तो ये पार्ट इसी तरीके से बचा हुआ है, मतलब इसमें इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बाकी की साइड क्या हो चुकी है, वापस से रिपेयर हो चुकी है, लेकिन इस साइड को रिपेयर होने में क्या लग रहा है,
टाइम लग रहा है। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है अगर इंफेक्शन होने के चांसेस होने हैं तो वो है एंडोमेट्रियम की कौन सी, प्लेसेंटल साइट। और सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन है जो क्या करेगा, इंफेक्शन करेगा, वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया नहीं बोलेंगे इसको, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इंफेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। क्या क्या कॉजेस है, देखो सबसे पहला कॉज क्या है, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम में इंफेक्शन होना, एंडोमायोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर इंफेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, पेल्विक सेलुलाइटिस हो जाना, ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटा टिश्यू, प्लेसेंटा का कोई टिश्यू बच जाए, देखो या तो प्लेसेंटा पूरी जो साइड से हटी है वो प्लेसेंटा खाली है इसलिए उसमें इंफेक्शन के चांस बढ़ रहे हैं, और कभी कभार क्या हो जाता है जो आपने प्लेसेंटा निकाली है उसका कुछ पार्ट वहीं पर रह गया है, उस चक्कर में भी क्या हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। सिजेरियन सेक्शन में इंफेक्शन हो जाए उस कारण हो सकता है, पुअर एसेप्टिक टेक्निक यूज कर रही हूं उसके कारण भी क्या हो सकता है, सेप्सिस कंडीशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लंबे समय तक मेम्ब्रेन का रप्चर हुआ हो तो उस कंडीशन के कारण भी क्या हो सकता है, सेप्सिस कंडीशन, इन्फेक्शन कंडीशन जनरेट हो सकती है। और लास्ट ट्रॉमेटिक डिलीवरी, कोई ट्रॉमेटिक डिलीवरी हुई होगी तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, सेप्सिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं भाई, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं किसके अंदर, पिपेरियम सेप्सिस होने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, मैटरनल साइड से क्या है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर क्या है। तो मैटरनल फैक्टर देखते हैं सबसे पहले कि भाई एनीमिया हो सकता है, उसकी वजह से कारण क्या हो सकता है, सेप्सिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो, डायबिटीज हो, उसके कारण से सेप्सिस हो सकती है। HIV इन्फेक्शन हो, पुअर हाइजीन हो या फिर लो इम्यूनिटी हो, उस कारण से भी क्या हो सकता है, मदर को सेप्सिस कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर अगर अपन देखें तो PROM, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाए, रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन, PV एग्जामिनेशन जिसे अपन बोलते हैं, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिटेन्ड प्लेसेंटा रह जाए या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, मान लो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से साफ नहीं हो, क्लीन नहीं हो, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सिजेरियन सेक्शन या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज कंडीशन अगर हो जाती है, ब्लीडिंग कंडीशन ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पुरपेरियम सेप्सिस हो सकता है। तो अपन ने पुरपेरियम सेप्सिस देखा, उसके क्या देखे, रिस्क फैक्टर देखे, कॉजेस देखे, और क्या क्या चीजें देखी भाई, मैटरनल फैक्टर और ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर दोनों देखे। तो अब अपन के चांस क्या है देखने के, साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में अपन क्या देखेंगे, देखो साइन एंड सिम्टम में अपन को सबसे मेन चीज देखनी है कि क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज सेप्सिस में या इन्फेक्शन होता है तो क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, और फीवर के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, चिल्स एंड राइगर। ठीक है, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, साथ में फाउल स्मेलिंग लोकिया देखने को मिलेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो अपन ने पुरपेरियम पायरेक्सिया के अंदर जो साइन सिम्टम देखे थे वही साइन सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, पेल्विक पेन, यूट्राइन टेंडरनेस, ट्रैकिकार्डिया, मेलेज, वीकनेस देखने को मिलेगी, और यूट्राइन इन्वोल्यूशन का डिले हो जाएगा, मतलब यूट्राइन इन्वोल्यूशन को बहुत टाइम लगने लग जाएगा, वापस से अपनी साइड में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट टॉप पॉइंट, अब अपन को क्या करना है भाई, अब अपन देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं चेक करने के लिए। जो अपन ने पायरेक्सिया में कराए थे लमसम अपन इसमें कराएंगे, क्योंकि अपन को USG कराना ही कराना है भाई, USG चेक कराएंगे भाई, यूएस मतलब कि कुछ रह तो नहीं गया, कॉन्सेप्शन का कुछ तो नहीं रह गया, प्लेसेंटा का कुछ तो नहीं रह गया। फिर CBC करा लेंगे, ब्लड कल्चर करा लेंगे, वजाइनल स्वैब लेके उसको टेस्ट करा लेंगे, क्या इन्फेक्शन है, किस वजह से इन्फेक्शन है, यूरिन एग्जामिनेशन, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, साथ में अल्ट्रासाउंड पेल्विस का, और ESR एंड CRP की इन्फेक्शन कितना बढ़ चुका है, उसको कितना अपन को कम करना है, क्या मेडिसिन देनी है, किस तरीके के डायग्नोसिस अपन को तैयार करने हैं। ठीक है, इसी के साथ अब अपन देखेंगे क्या, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में भी सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन ने क्या चीज देखी कि भाई मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देखो एंटीबायोटिक्स तो आप दोगे ही दोगे IV कैनुलेशन के थ्रू। ठीक है, इसी के साथ साथ क्लिंडामाइसिन एंड जेंटामाइसिन क्या करना है, प्रॉपर देनी है। वो अपन ने पायरेक्सिया में भी दी थी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और इसमें भी अपन यही देंगे इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्या देंगे, जेंटामाइसिन और क्लिंडामाइसिन। और वही एंटेरोकोकल इन्फेक्शन अगर होगा तो अपन क्या ऐड कर देंगे,
एम्फिसिलिन को ऐड कर देंगे। आईवी कैनुला के थ्रू आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट तो देंगे ही देंगे, साथ में एंटीपायरेटिक्स टैबलेट, ऑक्सीजन थेरेपी, अगर सीवियर केस हो जाए तो ड्रेन एब्सेस, अगर कोई एब्सेस कंडीशन हो रही है तो अपन उसको क्या कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे, और रिमूव रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट, जो भी अगर कोई रिटेन्ड प्लेसेंटा का पार्ट कुछ बच गया हो या कंसेप्शन का कुछ पार्ट बच गया हो तो उसे क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट देखा, मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्टली ये याद रखना आपको जेंटामाइसिन प्लस क्लिंडामाइसिन, ये दोनों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में अगर एंटेरोकोकल हो तो एम्पिसिलिन भी क्या देनी है, आपको देनी है। साथ में एंटीपायरेटिक्स टैबलेट्स देनी है, मेडिसिन देनी है, आईवी इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको सबसे पहली चीज क्या रखनी है, जो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला नियम है वाइटल साइन को मॉनिटर करना, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना। तो अपन ने क्या किया भाई, वाइटल साइन को मॉनिटर करा, लोकिया जो डिस्चार्ज निकल रहा था उसको देखा, यूट्राइन की टेंडरनेस देखी, एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज किया, हैंड वॉशिंग वगैरह ये सब चीजें करी, प्रॉपर पेरिनियल केयर प्रोवाइड करी जिससे कि इंफेक्शन के चांसेस और ना बढ़े, साथ ही साथ में हाइड्रेशन मेंटेन किया और न्यूट्रिशन मेंटेन किया, उसके साथ में रेस्ट के लिए एनकरेज किया, लेकिन एम्बुलेशन फिर भी अपन कराते रहेंगे, ये चीज की ध्यान रखना, ठीक है। एजुकेट रिगार्डिंग हाइजीन के रिगार्डिंग आप एजुकेट करो, पैड्स का यूज करना है, ऐसे नहीं कपड़े का यूज कर लिया, कुछ कर लिया। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट को आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। और इसी के साथ इस टॉपिक का अपन लास्ट पार्ट क्या देखते हैं हमेशा, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन देखना बहुत जरूरी है। क्या अगर अपन इस चीज को प्रिवेंट ना करें, अगर अपन पायरेक्सिया को, सेप्सिस को प्रिवेंट ना करें तो क्या कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेप्टिक शॉक, सेप्टिसीमिया, पेल्विक एब्सेस, पेरिटोनाइटिस कंडीशन हो सकती है, साथ ही साथ में इनफर्टिलिटी। और लास्ट में एक ही चीज आती है, क्या अगर नहीं रोका तो मरना पक्का है, तारा बनना पक्का है, टिमटिमाते रहोगे, ना कोशिश कर पाओगे ना कुछ हो पाएगा, ठीक है। पेशेंट को बचाना है तो उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको हाइजीन के बारे में बताना पड़ेगा। जब तक नहीं बताओगे तब तक उसको भी नहीं पता कि क्या कंडीशन मेरे साथ हो सकती है। एक मदर है, एक अगर आप, चलो ठीक है, शहर के इलाके में तो भी मानते हैं कि थोड़े एजुकेट होते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव के इलाके में उनको ये नहीं पता, या फिर विलेज एरिया में अपन बोले उन्हें फिर भी पता है कि अपन को किस तरीके से केयर करनी है, लेकिन कुछ प्रिवेंशन करना नहीं पता उन्हें कि हमें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी। बोलते चलो काम करने लग जाओ, चलो ये करने लग जाओ, लेकिन मदर को अपने आप को वापस से सही कंडीशन में लाने के लिए, वापस से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने के लिए कम से कम 6 वीक का टाइम लगता है, और उसी टाइम पीरियड को अपन प्रिपेरेशन पीरियड या फिर पोस्टपार्टम पीरियड बोल रहे हैं। लेकिन उस पीरियड पे मदर का और ज्यादा ख्याल रखना होता है टू प्रिवेंट वेरियस एबनॉर्मेलिटीज। काफी सारी एबनॉर्मेलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए उस टाइम पे ज्यादा मदर का ध्यान रखना होता है। और आप उस टाइम पे अगर ध्यान रखते हो तो मदर नेक्स्ट कंसेप्शन के लिए बहुत जल्दी रेडी होती है, या फिर ये मान के चलो वो नेक्स्ट कंसेप्शन को बहुत इजीली कंसीव कर पाती है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है, अपनी फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी है। DICN रीनल फेलियर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। कोई हो सकता है कि एबनॉर्मलिटीज के बारे में आपने ना पढ़ा हो या आप पढ़ने वाले हो, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इतना शेयर करें कि बहुत खतरनाक तरीके से जिसको नहीं पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा हो, जो पढ़ना चाहता हो, उस तक ये वीडियो पहुंचे। और साथ ही साथ मिशन हाई नर्सिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, वहां जाके अपने मनपसंद टीचर के साथ आप स्टडी कर सकते हैं और मनपसंद जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।